सुस्वागतम। आज हम सब यहाँ पर चिकटे जी छात्र मित्र मंडल की ओर से आयोजित हमारे गुरुजी स्वर्गीय श्री महिपति बालकृष्ण चिकटे जी के स्मृति में उनके स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वैसा तो उनका निर्वाण दिवस 24 नवंबर है, पर कुछ सुविधाएं देखते हुए आज की छुट्टी का उपयोग करते हुए और इस कार्यक्रम को आज हमने आयोजित किया है। चिकटे जी एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व हो चुके, संघ के प्रचारक के जैसा जीवन रहता है वैसा उन्होंने सारी जिंदगी में जिया है। एक आदर्श परिवार के मित्र, परिवार के छोटे बच्चे से लेकर दादाजी तक जिनके बहुत मधुर संबंध रहे हैं, अपने हर मित्र के हर घर में परिवार के अंदर तक जिनका संपर्क रहा है, ऐसे चिकटे जी ने हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श रखा है। हम सभी ऐसे बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनको चिकटे जी का सान्निध्य, उनका मार्गदर्शन और उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला है। हम सब ने ऐसा विचार किया कि ऐसे आदर्श व्यक्तित्व का जीवन हमने करीब से देखा है, उनके साथ रहे हैं, पर नई पीढ़ी को भी इस आदर्श का अनुभव हो, उनको इसके बारे में जानकारी मिले और चिकटे जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर उन्होंने हाथ मिले हुए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करे जिससे उनका जीवन, उनकी याद और उनके आदर्श हमेशा के लिए हमारे साथ बने रहे। और यही सोचकर चिकटे जी छात्र मित्र मंडल की स्थापना भी हुई थी। उसके अंतर्गत अनेक योजनाएं हैं जिसका क्रियान्वयन अभी धीरे धीरे प्रारंभ होने वाला है, उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। चिकटे जी के जीवन की उनकी जो डायरी थी उसको भी प्रकाशन करने का विचार है और आज हम उनकी स्मृति में ही इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि एक अत्यंत चिंतनशील व्यक्तित्व जिन्होंने अनेक अर्थशास्त्र के विषयों पर अलग अलग व्यवस्थाओं पर अध्ययन किया है, अनुभव किया है, ऐसे माननीय श्री प्रहलाद जी सबनानी जी हमारे बीच उपस्थित है, जिनके व्याख्यान का, उनके अनुभव का, उनके कार्य का हमें आज लाभ मिलने वाला है। आज इस कार्यक्रम के प्रारंभ में हमें अध्यक्षता के रूप में हमारे सबके परिचित माननीय श्री राजेंद्र जी बांदिल हमें प्राप्त हुए हैं। साथ ही हमारे माननीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं मेघदूत परचुरे और नरेंद्र कुंटे से प्रार्थना करता हूं कि इन अतिथियों को वो चिकटे जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एवं दीप प्रज्वलन के लिए चित्र तक लाए।
मैं आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा विवेक जी से, शबनानी जी से और राजेंद्र जी से कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जैसे कि हमारी स्वागत की परंपरा रही है, आपको मैंने बताया कि विवेक जी माननीय सांसद हमारे बीच में उपस्थित है। वो भी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में है जिनको चिकटे जी का बहुत करीब से सानिध्य प्राप्त हुआ है। चिकटे जी के मार्गदर्शन में बाल्यकाल से ही चिकटे जी का साथ उनको प्राप्त हुआ है, वो उन्हीं में से एक है। शबनानी जी भी इस समय राष्ट्रीय संसद संघ से जुड़े हुए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के उच्च पदों पर भी उन्होंने कार्य किया है और अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र जी बांदिल, वह भी उन्हीं सौभाग्यशाली व्यक्तियों में जिनको चिकटे जी का मार्गदर्शन मिला है। ऐसा मार्गदर्शन जो परिवार के किसी मुखिया का मिलता है। आज के स्वागत की परंपरा में मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं नरेंद्र कुंटे जी से कि वो हमारे मुख्य वक्ता माननीय शबनानी जी का बार से स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्री राजेंद्र जी बांदिल जी के स्वागत के लिए मैं मंगेश पोतनी से आग्रह करता हूं कि वो उनका स्वागत करें। मैं मेघदूत परचुरे से आग्रह करता हूं कि हमारे माननीय सांसद विवेक जी का पुष्पहार से स्वागत करें। कार्यक्रम में आज के दिन बिल्कुल निम्नतम औपचारिकताएं की जाए, ऐसा हमारा संकल्प है, जिससे जो मुख्य व्याख्यान है उसके ऊपर हमारा अपना ध्यान केंद्रित कर सके। फिर भी चिकटे जी के जीवन को जिन्होंने करीब से देखा है, ऐसे भी लोग यहाँ उपस्थित है और ऐसे भी है कि जिन्होंने चिकटे जी के बारे में कुछ सुना है। मैंने जैसे कहा आपको कि विवेक जी माननीय सांसद जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार इस संबंध में हमारे सम्मुख रखें। स्वर्गीय चिकटे जी छात्र मित्र मंडल के इस गरिमामय आयोजन में मंचासीन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम सबके जाने पहचाने माननीय श्री राजेंद्र बांदिल जी। आज जिनका उद्बोधन सुनने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऐसे माननीय प्रहलाद सबलानी जी, सभागार में उपस्थित सभी स्वर्गीय चिकटे जी छात्र मित्र मंडल के मेरे साथीगण, संचालन कर रहे मान्यवर श्री वसंत कुंटे जी, सभागार में उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे सभी स्वर्गीय चिकटे जी छात्र मित्र मंडल के मेरे साथियों को कि स्वर्गीय चिकटे जी की स्मृति में आज इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। गुरु और शिष्य या गुरु और छात्र का एक संबंध अनूठा है और कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। गोविंद को बताने का काम गुरु ही करता है और इसलिए कौन श्रेष्ठ है इसके बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ऐसे कि अपने एक श्रेष्ठ
गुरु के स्मरण में आज का एक कार्यक्रम आयोजित है। मैं फिर से एक बार उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय चिट्टे जी के बारे में कुछ कहना उतना ही कठिन है जितना अपने किसी परिवार के सदस्य के बारे में बोलना। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे जिन्होंने चिट्टे जी को बहुत निकट से देखा है। वे व्यवसाय से एक शिक्षक जरूर थे, पर एक महान व्यक्तित्व के रूप में हम सबने उनको देखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, पदाधिकारी भी थे, पर एक जो बड़ा व्यक्तित्व होता है उसकी एक खासियत होती है कि कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति जो है वो उसके सामने अपने को छोटा नहीं समझता, उसको नहीं लगता कि वो छोटा हूँ। विराट व्यक्तित्व के सामने भी अपने आप को जो छोटा नहीं समझे, मेरा मानना है कि इससे अधिक बड़प्पन कोई हो नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। हम सब चिट्टे जी के साथ सानिध्य हम सबको काफ़ी मिला। मैं क्लासरूम में तो उनके नहीं पढ़ा, पर एक तरह से मेरे भी वो गुरु ही रहे। मैंने जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं इंग्लिश में बहुत वीक हुआ करता था। फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हुए तो उसमें सप्लीमेंट्री भी आई इंग्लिश में। उसके बाद जब चिट्टे जी को पता लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तैयारी कराता हूँ आपकी। और उसके बाद चिट्टे जी ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई, और पढ़ाई क्या, उन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं, उन्होंने केवल मुझे ये बताया कि रोज़ में एक जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल होता है, रोज़ मैं उसको लिख करके पढ़ के वैसे वैसे ही लिखूँ, केवल इतना करने के लिए उन्होंने मुझे कहा। और उसके बाद में मुझे कभी भी इंग्लिश में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। चिट्टे जी का जो व्यक्तित्व था वो एक तरह से वो अपना बनाते थे सबको। वैसे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो जिन लोगों ने संघ का काम किया है, उस संघ को जिन्होंने आगे बढ़ाया है, उन सबके व्यक्तित्व की यही विशेषता है कि किसी भाषण से अपनापन नहीं जताया जाता। अपने व्यवहार से लोगों को जीतने का काम जिस तरह जिन लोगों ने संघ को आगे बढ़ाया उन्होंने किया। सुरेश चिट्टे जी भी ऐसे उन लोगों में से एक थे। उनके साथ बिताए कई सारे प्रसंग ध्यान में हैं। हम लोगों ने उनसे तैरना सीखा, साइकिलिंग के लिए हम उनको ले जाया करते थे, ट्रिप में हमको ले जाया करते थे। पढ़ाने की बात तो मैंने की ही। इसके बाद भी कभी हमें ऐसा नहीं लगता था कि बहुत बड़ा व्यक्तित्व हमारे पास सामने है, हमारे सामने है, उसके सानिध्य में हम हैं। ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। हम सब जानते हैं कि संघ का काम जो इतना आगे बढ़ा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम जो आगे बढ़ा है, उसमें जो प्रचारक नाम की जो संस्था है उसका बहुत बड़ा बहुत बड़ा हाथ है। अगर संघ इतना बढ़ा है तो जो प्रचारक के रूप में जिन्होंने अपना जीवन दे करके उसको आगे बढ़ाया, उनका बहुत बड़ा हाथ उसमें है। पर ऐसे भी कई लोग हैं जिनका नाम तो प्रचारक नहीं था, पर उन्होंने संघ कार्य के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों में से स्वर्गीय चिट्टे जी आते हैं। और एक तरह से मैं ये कहूँ कि संघ का प्रचारक अगर है तो वो पूरा अपना समय दे करके संघ का काम करता है। शायद और किसी प्रकार की चिंता और किसी प्रकार का काम उसके पास में नहीं होता। पर स्वर्गीय चिट्टे का परिवार था, उनकी बहनें थी, उनके भाई थे। एक परिवार के साथ रहते हुए, एक परिवार में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन संघ की सेवा में, राष्ट्रीय सेवा में समर्पित किया। ये मेरा मानना है कि उनके जीवन की विशेषता थी। और वास्तव में ऐसे लोग बिरले होते हैं और ऐसे ही लोगों के कारण संघ आगे बढ़ा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आशा करता हूँ कि उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम सब आगे बढ़ें, अपने अपने क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट बने। ये वास्तव में चिट्टे जी का एक बहुत बड़ा संदेश था। जो अपन चीज़ करें वो सबसे अच्छा होना चाहिए, सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होना चाहिए। ये एक उनके स्वभाव की विशेषता भी थी। उनके स्वभाव को हम अपने आप में लाने का प्रयास करें तो मेरा मानना है कि चिट्टे जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चिट्टे के बारे में तो बहुत कहा भी जा सकता है और ये बात भी सही है कि कहना कठिन भी, दोनों ही बातें हैं। समय की कमी तो है ही, और मुझे आज बताया गया कि चिट्टे के बारे में आप 2 शब्द कहें। मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है, आपने सुना। मैं आपका बहुत बहुत आभारी भी हूँ। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से श्रद्धेय चिट्टे जी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपना संक्षिप्त वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वास्तव में
जैसे विवेक जी ने कहा कि चिकटे जी के बारे में अपने अनुभव का कथन, इसके लिए तो एक स्वतंत्र कार्यक्रम भी हम आयोजित करें तो समय कम पड़ेगा। प्रत्येक के पास ऐसा अनुभव है। हर एक को ऐसा लगता था कि मैं चिकटे जी के सबसे करीब अगर कोई हो तो मैं ही हूँ। ऐसा उनका जो व्यवहार रहा है और इसलिए उनकी याद अभी भी पल पल हर क्षण आती है। एक सबसे बड़ा उनकी विशेषता है कि उन्होंने किसी को अगर कुछ सिखाया है, मार्गदर्शन किया है, तो ये कह के नहीं किया है कि आप अमुक चीज़ करो, तो उन्होंने अपने व्यवहार से उस चीज़ को हमको दिखाया है और हम उसकी ओर अग्रसर हुए और अभी भी प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण चिकटे जी ने जो आदर्श स्थापित किए और जो अपेक्षा व्यक्त किए, संघ में रहने के बाद एक जो स्वयंसेवक से अपेक्षा रहती है, जैसे आज हम बोलते हैं कि आज अपने भारत में अगर सबसे बड़ी कोई कमी हो तो नेशनलिटी की कमी है। राष्ट्रभक्त ये शब्द तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर हमारे सबके बीच में राष्ट्रीयता अगर आ जाए तो हमारा देश अन्य कई देशों से 200-400 देशों से आगे बढ़ जाएगा। हर एक के स्वभाव में और सहज स्वभाव में राष्ट्रीयता आए, ऐसी एक अपेक्षा है। और यही सोचकर आज हमने जो एक विषय रखा है, ये इस दृष्टि से रखा है कि कुछ लोक जागृति हो, लोग उस दृष्टि से उसको विचार करें। और इसलिए हम माननीय प्रहलाद जी सबदानी जी के पास गए थे। हमने इच्छा व्यक्त की कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा अध्ययन है और बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको हमारे में से अनेकों बल्कि 50% से अधिक लोग इस बात से अनभिज्ञ है कि अर्थव्यवस्था है क्या। तो वो उस अर्थव्यवस्था क्या है, उसको समझने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और उसमें सामान्य व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है, इस बारे में अगर आप मार्गदर्शन करें तो जो राष्ट्रीयता की ओर बढ़ने का हमारा संकल्प और हमारी इच्छा है उसको हम पूरा कर सकते हैं। बात बहुत छोटी छोटी है, सामान्य है और हमने कुछ नियमों को या कुछ चीज़ों को इस तरह इग्नोर किया है कि हमें उसको नॉर्मलाइज कर दिया है, सामान्य कर दिया है। वह हमसे बड़ी गलती हो रही है, इस चीज़ का हमको एहसास भी नहीं है। हम ट्रैफिक रूल्स और इसके बारे में कह भी रहे हैं और आर्थिक संबंध में तो ये एक बड़ा जटिल विषय है जिसके ऊपर आज हम उनका व्याख्यान सुनेंगे। और वो यही है कि सामान्य व्यक्ति ऐसा कहता है कि जीएसटी से मेरा क्या संबंध है, मुझे तो समय पर खाना मिलना चाहिए, गवर्नमेंट ने सारी सुविधा देना चाहिए, पर हमारा क्या योगदान होना चाहिए इस बारे में कोई सोचता नहीं। आजकल सब लोगों की आदत ये हो गई कि मुझे क्या मिलना चाहिए ये लोगों को मालूम है, पर मेरा कर्तव्य क्या है ये लोगों को मालूम नहीं है। और इसलिए उस कर्तव्य के बोध की दृष्टि से आज हम माननीय प्रहलाद जी से मिले थे और आज का विषय उसी से संबंधित है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सामान्य व्यक्ति का कर्तव्य। प्रहलाद जी सबदानी एक बड़ा व्यक्तित्व है, अर्थशास्त्र में उनका काफ़ी अध्ययन भी है। उनका परिचय ही हमें ये बताएगा कि उनका कितना मनन, कितना योगदान इस अर्थशास्त्र में, कितने बड़े विचार है और आज ऐसे विचारक का चिंतन हमें सुनने को मिलने वाला है। प्रहलाद जी उप महाप्रबंधक के पद पर रहते हुए भारतीय स्टेट बैंक कॉरपोरेट केंद्र मुंबई से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने उप महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक दो विभिन्न पदों पर रहते हुए और ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी शाखाओं का नियंत्रण किया है। आप शाखा प्रबंधक, शाखा जब बहुत बड़ी होती है तो सहायक प्रबंधक के रूप में जो व्यक्ति होता है वो शाखा प्रबंधक का कार्य देखता है। तो आपने सहायक महाप्रबंधक के रूप में नई दिल्ली स्थित महानगरीय शाखा का भी बहुत उचित रूप से और सक्षम रूप से संचालन किया है। आप कॉरपोरेट केंद्र मुंबई में मुख्य प्रबंधक पर भी थे और 40 वर्षों का बैंकिंग का अनुभव आपको प्राप्त है। आपने विभिन्न विषयों पर लेख लिखे हैं और विभिन्न बैंकों के सम्मेलनों में आपका शोध पत्र प्रस्तुत हुआ है। प्रहलाद जी व्यवसाय प्रशासन में और स्नातकोत्तर MBA की डिग्री प्राप्त किए। बैंकिंग एवं वित्त विशेषज्ञ के साथ इग्नोउ नई दिल्ली से और MA अर्थशास्त्र की डिग्री शिवाजी विश्वविद्यालय से आपने प्राप्त की है। बैंक की एक एग्जाम रहती है CIIB, तो बैंक प्रबंधन में डिप्लोमा आपने प्राप्त किया है और मानव संसाधन प्रबंधक में भी डिप्लोमा प्राप्त है और वित्तीय सेवाओं का डिप्लोमा आपको प्राप्त हुआ है IIBF की तरफ से।
आपको भारतीय संघ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन मुंबई द्वारा एक प्रतिष्ठित CB भाभा बैंकिंग रिसर्च स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत आपने शाखा लाभप्रदता और इसके सही आकलन की पद्धति विषय पर शोध कार्य किया है। आपने अनेक पुस्तकें लिखी है, जिसमें विषय व्यापार संगठन, भारतीय बैंकिंग एवं उद्योग, इसका ऊपर प्रभाव, बैंकिंग टुडे और बैंकिंग अपडेट ऐसे अलग अलग अध्ययन करता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय विषय है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है या जो बैंकिंग है, सामान्य प्रशासन है, इस दृष्टि से उनका अर्थशास्त्र पर अच्छा अध्ययन है, जिसका आज हमको लाभ मिलने वाला है। मैं आपका अधिक समय न लेते हुए मान्यवर प्रहलाद जी से प्रार्थना करता हूँ कि आज इस दृष्टि से, लोक जागरूक की दृष्टि से और हमारे सबके लिए कर्तव्य बोध का मार्गदर्शन करें। माननीय प्रहलाद जी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री राजेंद्र बांदिल जी, हमारे ग्वालियर नगर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विवेक शेजवलकर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ग्वालियर विभाग के माननीय संघ चालक आदरणीय श्री विजय गुप्ता जी, आदरणीय श्री कुंटे साहब, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का विषय जो मुझे दिया गया है वो समकालीन है, कंटेम्परेरी है अपने आप में। अर्थ की दृष्टि से जब हम वैश्विक पटल पर नजर डालते हैं तो वर्तमान में आभास होता है कि कई विकसित देश भी आज आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, पर पूरे विश्व में एक दैदीप्यमान सितारा भी दिखाई दे रहा है और वो भारत के रूप में है। ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए गर्व की बात है। कहते हैं जब एक अधिकार आता है या विश्व के नेतृत्व की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, जहाँ तक आर्थिक क्षेत्र का सवाल है, ऐसे में अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। तो हमारी भारतीय नागरिक होने के नाते इस परिप्रेक्ष्य में क्या जिम्मेदारियां हैं, इसका जिक्र हम करना चाहेंगे और चर्चा भी करेंगे बाद में। अंतिम 15 मिनट निर्धारित किए गए हैं उस संबंध में। तो मैंने जो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट बनाया है वो ये है कि ऐसे कौन से देश हैं जो आज विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ गए, और वो इस कारण से आए क्योंकि वहां के नागरिकों ने उसमें बहुत बड़ा योगदान अदा किया। इसके बाद हमारी महान भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए हमारे प्राचीन भारत की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की रही है, और फिर उसके बाद वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान में लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम किस प्रकार आगे बढ़े हैं, और एकदम वर्तमान आज की स्थिति क्या है। तो इन चीज़ों का जिक्र करते हुए फिर अपन अपने दायित्वों के प्रति किस तरह से जागरूक हों, किस प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करें, इस सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वर्ष 1945 में के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, विश्व की 4 अर्थव्यवस्थाएं ऐसी थीं जो पूरे तौर पे तबाह हो गई थीं। उनमें जापान, जर्मनी, ब्रिटेन,
और इजराइल दूसरे रूप में, उसका सीधा सीधा विश्व युद्ध से संबंध नहीं था, पर 1947 के आसपास वो भी लड़ाई लड़ते लड़ते खत्म हो गया था और उसको नया क्षेत्र देने की जब बात आई तो उसने भी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन 3 अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपना कार्य प्रारंभ किया। और इनके अलावा भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की। ये कुल मिलाकर 5 देश इस तरह से आगे बढ़े एक साथ। आज जब देखते हैं हम लोग पीछे मुड़कर तो भारत को छोड़ के बाकी चारों अर्थव्यवस्थाएं विकसित देश की श्रेणी में हैं आर्थिक दृष्टि से। केवल भारत ही क्यों पिछड़ गया और वो 4 व्यवस्थाएं किस प्रकार आगे बढ़ गई, वो 4 देश किस प्रकार आगे बढ़ गए? शुद्ध और शुद्ध रूप में वहाँ के नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया, इसके कारण वो आज विकसित देश की श्रेणी में। और हालांकि हर्ष का विषय है, आगे इस पे भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आज भारत की स्थिति लगभग उसी स्थिति में पहुंच गई है, क्योंकि ग्रोथ साइकिल में हम एंटर कर चुके हैं। ऐसे समय में हमारी जिम्मेदारियों का निर्वहन और सही तरीके से हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। उस स्थिति में हम आज आ गए हैं। पिछले 8-10 सालों के दौरान जो जो निर्णय लिए गए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि मैंने कुछ आंकड़ों का उपयोग किया है विषय को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए। हालांकि वो आंकड़े सब पब्लिक डोमेन में हैं, पर आप बोर मत होइएगा, क्योंकि कई बार आंकड़े ज़्यादा सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये कैसा प्रेजेंटेशन हो रहा है, पर वो मुझे लगा कि आवश्यक है। तो मैं बात कर रहा था इन 3 अर्थव्यवस्थाओं की जो विकसित श्रेणी में है। सबसे पहले अगर जापान की बात है, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते चलेंगे ताकि बहुत आसान बन जाएगा विषय। जापान में अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका, और वहां के नागरिकों ने गांठ बांधी हुई थी एक तरह से सबने मिलके कि अमेरिका को हमको नाको चने चबाना है वक्त आने पर, जब भी मौका मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मनी उनकी विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका से हुई थी। तब उन्होंने, अमेरिका ने दबाव बनाकर, क्योंकि जापान की इकोनॉमी तो बर्बाद हो चुकी थी, एक विशेष वर्ष में एक फल की पैदावार अमेरिका में बहुत ज्यादा हुई। वो दबाव बनाकर उन्होंने वो फल जो है जापान को एक्सपोर्ट किए। उस समय जो जापान की सत्ता में व्यक्ति थे वो इसका विरोध नहीं कर पाए और मजबूरी में उनको वो फल आयात करने पड़े। पर वहां के नागरिकों ने सबने मिलकर निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए हम ये फल नहीं खरीदेंगे। और आप विश्वास मानिए, हालांकि ये घटनाएं डोमेन में है, सबने सुन रखी हो सकता है सुन रखी होंगी, तो फिर भी विश्वास मानिए कि वो सारे फल सड़ गए, किसी ने नहीं खरीदे। ये था देश प्रेम उनका, वहां के लोगों का। और आगे आकर उसी जापान में अमेरिका का जनरल मोटर्स कंपनी है, जो कि प्रॉक्सी इकोनॉमी हुआ करता था। यदि जनरल मोटर की कंपनी में, जनरल मोटर्स नामक कंपनी में किसी प्रकार की परेशानी आए तो वो अमेरिका अर्थव्यवस्था में परेशानी आ गई ऐसा मान लिया जाता था। उस कंपनी को जापान ने अमेरिका में जाकर नाको चने चबाए और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में पूरे विश्व में प्रथम स्थिति हासिल की, प्रथम स्थान प्राप्त किया और एक छत्र राज्य कायम कर लिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ये सब नागरिकों के दम पर ही हुआ। आज हमारे सामने है विकसित श्रेणी में, मतलब 5 इकोनॉमी के अंदर जापान है, 4थे नंबर पे है। शायद कुछ वर्षों में हम उसको बीट करने वाले हैं। इसके बाद नाम आता है इजराइल का। ब्रिटेन उस समय कई देशों पर राज्य कर रहा था, भारत सहित। दक्षिणी अफ्रीका का भी कुछ क्षेत्र था जो कि ब्रिटेन के राज्य के अंतर्गत आता था। इजराइल का आपने मैप देखा हो तो चारों तरफ से वो मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ है और यहूदी लोग वहां रहते हैं, यहूदी पंथ को मानने वाले लोग वहां रहते हैं। इस दृष्टि से ब्रिटेन ने उनको एक ऑफर दिया कि आप अपना देश बनाइए, अलग से भले बसाइए, पर वो हम अगर लैंड, फर्टाइल लैंड हम आपको देंगे अपने यहां से दूर और क्षेत्र में।
पर ये क्षेत्र चूंकि बिल्कुल फर्टाइल नहीं है और आप चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं, रोज आए दिन लड़ाई होती रहेगी, तो क्यों ना आप ये क्षेत्र छोड़ दें। पर वहां के नागरिकों ने निर्णय लिया कि सवाल केवल भूमि का नहीं है, ये भूमि हमारी मां है और हम अपनी मां को छोड़कर कहीं और बसने की सोच भी कैसे सकते हैं। ये था वहां के नागरिकों का देश प्रेम। बाकी हिस्ट्री हमारे सामने है, वो राज्य बसा और आज किस स्थिति में है ये सब हमको पता है। इसी प्रकार जर्मनी और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों में वहां की भाषा के प्रति स्व का भाव जगाकर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ गए। ये सब एक्चुअली देश प्रेम की भावना के चलते ही हो पाती हैं चीजें। अब भारत की यदि प्राचीन भारत की बात करें तो हम भी विकसित राष्ट्र थे। उस समय अर्थ का पालन, आर्थिक गतिविधियों का पालन, धर्म के नियमों का पालन करते हुए होता था। धर्म के पालन को करते हुए हम आर्थिक गतिविधियां करते थे। एक इतिहासकार हैं ब्रिटेन के, श्री एंगस मैडिसन। मैंने एग्जाम्पल इसलिए इन लोगों के लिए हैं जो वैश्विक के नामी ग्रामी इतिहासकार हैं, जिन्होंने रिसर्च करके और अपनी बड़ी किताबें लिखी हैं और उनकी स्वीकार्यता वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उन्हीं लोगों के एग्जाम्पल्स यहाँ दे रहा हूँ। कहीं ऐसा ना लगे कुछ कहा जाता है कि आपने तो अपना इतिहास खुद बना लिया, ऐसा नहीं है। ये शोध उन लोगों ने किया है। तो एक एंगस मैडिसन करके इतिहासकार हैं, ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन मूल के हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने अपने शोध पत्रों में बताया है कि ईसा के पूर्व की 15 शताब्दियों तक, इसके बाद भी स्थिति अच्छी थी, तो शताब्दियों तक का विशेष वर्णन किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 35 से 40% था और ईसवी वर्ष 1 से 1500 तक भारत जो है विश्व में सबसे धनी देश था। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये वास्तविकता है। और एंगस मैडिसन आगे लिखते हैं कि मुगल कालीन आर्थिक गतिरोध के बाद भी वर्ष ईसवी 1700 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 24.4% था। कुछ घटा था, क्योंकि आक्रांताओं ने हमारे ऊपर राज्य करना शुरू किया तो आर्थिक दृष्टि से बहुत सारे व्यवधान पैदा करते चले गए, जिससे हमारा योगदान आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कुछ कम होता गया। फिर भी 24.4% था। परंतु ब्रिटेन औपनिवेशिक शोषण के बाद यह घटकर 1950 में मात्र 4% रह गया, 4.2% रह गया, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ये स्थिति थी भारत की। इसी प्रकार एक और रिसर्च का मैं यहां हवाला देना चाहूंगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के श्री जेफरे विलियमसन, उन्होंने एक किताब लिखी है, इंडियाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 18th एंड 19th सेंचुरीज। यहां उन्होंने केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की है, एंगस मैडिसन में पूरी अर्थव्यवस्था की बात की थी। तो कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत का कोई रोल ही नहीं था, केवल हम कृषि प्रधान देश थे उस समय भी, पर ऐसा नहीं है। उनके शोध में बात जो उभर कर सामने आती है, वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में भारत का हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत का आने के समय 1750 में 25% था। मन हम वेल इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री भी थे उस समय, उस दौर में, जो 1900 में घटकर केवल 2% पे आ गया, 25% से घट के 2% तक। और ब्रिटेन का हिस्सा जो 1700 में 2.9% था, वह 1870 तक बढ़कर 9% हो गया। भारत का घटा, ब्रिटेन का बढ़ा।
उन्होंने इस तरह की नीतियां अपनाई कि भारत को केवल रॉ मटेरियल सप्लाई करने का एक स्रोत अपने लिए बना लिया, और वो रॉ मटेरियल ब्रिटेन में ले जाके वहाँ की इंडस्ट्री को सप्लाई करते थे ताकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्लोरिश कर सके, और ऐसा हुआ भी। रोजगार के अवसर जो है वो वहाँ उन्नत होते चले गए, उत्पन्न होते चले गए, और भारत में धीरे धीरे गरीबी आती चली गई, और सोने की चिड़िया जो है वो घटते घटते 1950 तक की स्थिति हमने देखी हुई है क्या थी। अब वर्तमान स्थिति में आए। 1950 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ नीतियां इस प्रकार की बनाई गईं कि भारतीय नागरिकों में, हालांकि इसका प्रयास, इसकी नींव जो है अंग्रेजों ने ही रखी थी, उसको जाने अनजाने में जिस प्रकार भी बोलें वो हम लोगों ने आगे ही बढ़ाया। उस समय 47 में बदला जा सकता था पर नहीं बदला गया, उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने विशेष रूप से हमारे सबकॉन्शियस में ये डाला अंग्रेजों ने कि हमारी जो महान भारतीय संस्कृति है उसके तहत हम जो नियमों का पालन करते हैं उसका कोई आधार नहीं है। जबकि अभी वर्तमान में जब उन चीजों को आकर देखते हैं और इसके ऊपर वैश्विक स्तर पर शोध हो रहे हैं कि हमारी संस्कृति में जो बातें कही गई हैं, जो हम फॉलो करते हैं, उसके वैज्ञानिक आधार है, धरातल है, पर उस समय हमारे सबकॉन्शियस में डाला गया, उसका कोई आधार नहीं और हमने उसको मान भी लिया। मतलब आज भी एक वर्ग ऐसा है वो जब तक कोई भी शोध का परिणाम यदि हमारे वेस्टर्न साइड की तरफ से होकर आता है तो हम उसको सही मान लेते हैं, और वही चीज भारत में होती रही है तो हम उसको नहीं मानते। जब तक वहां का ठप्पा लग के नहीं आता हमको लगता ही नहीं है कि वो शोध सही है, ऐसा हुआ है। ये डाला गया हमारे सबकॉन्शियस में, और उसी बात को अनफॉर्चुनेटली 1947 के बाद आगे बढ़ाया गया। हमारे जो नागरिकों में स्व का भाव जगाने का प्रयास संघ की ओर से किया जाता रहा, वो आज भी हो रहा है, उस समय भी हुआ। संघ की स्थापना ही इसलिए हुई थी वर्ष 1925 में कि राष्ट्रीयता का भाव जो है वो जगाया जाए, नागरिकों में स्व का भाव जगाया जाए, जिससे राष्ट्र प्रेम जागे और हमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना विकसित करते हुए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएं ताकि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो तेजी से आगे बढ़े, हम दूसरों के ऊपर निर्भर न रहें। पर हुआ बिल्कुल उल्टा। इसके कुछ आंकड़े मैं चीन के संबंध में रखना चाहूंगा। हमारा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश था उस वक्त तक 1750 तक, वो 1950 के बाद भी वही नीतियां चलते चलते इंपोर्ट ओरिएंटेड देश बन गया। इवन जो हम दिवाली पर दिए, भगवान की मूर्तियां, होली के रंग, इस तरह के आइटम भी जो कि हमारे धर्म से जुड़े हुई चीजें हैं उनको भी चीन से आयात करने लगे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जगह पर हम पूरे तौर पे ट्रेडर बन गए। अब कुछ आंकड़े सामने रखता हूं, आप यह सुन के चौंक जाएंगे, ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। चीन पर हमारी निर्भरता इस दौर में कितनी बढ़ गई कि यदि चीन किसी आइटम को सप्लाई करना बंद कर दे तो हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और अदृश्य रूप से इनडायरेक्टली हम चीन की मदद कर रहे हैं और उसके दम पर वो बॉर्डर पर हमें ही आंखें दिखा रहा है। कितना व्यवसाय हो रहा है उनके साथ, वो आंकड़े सुन के आप चौंकेंगे, और कितनी हमारी निर्भरता है उनके ऊपर। ये देखिए 893 उत्पाद ऐसे हैं जो यदि 100 रुपए का हम आयात करते हैं तो उसमें से 90 से 100% भाग चीन से आता है। 890 उत्पाद ऐसे, 93 उत्पाद ऐसे हैं। 364 उत्पाद ऐसे हैं जो 80 से 90% हिस्सा चीन से आता है। 386 उत्पाद ऐसे हैं जहां 70 से 80% हिस्सा चीन से आता है। 428 उत्पाद देते हैं 60 से 70%, 476 उत्पाद 50 से 60%, 461 उत्पाद 40 से 50%, 550 30 से 40, 700 उत्पाद 20 से 30%। निर्भरता देखिए कितनी बढ़ गई है। अब इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? कुछ हद तक हम नागरिक के नाते हम लोग भी जिम्मेदार हैं।
क्यों हम ऐसे आइटम चीन से आयात करने में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं और वो खरीदते हैं, उपयोग करते हैं, जिनको के आसानी से भारत में निर्मित किया जा सकता है। इसकी भी एक कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 2017-18 में हमारा चीन के साथ व्यापार घाटा 6,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था। लगभग इसी समय पर हमारे कई सामाजिक संगठनों ने, स्वदेशी जागरण मंच ने, हमारी सरकार ने और धार्मिक सांस्कृतिक संगठनों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी, सभी ने मिलकर एक अभियान सा चलाया था कि हम आयातित चीजों का बहिष्कार करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, कम से कम उपयोग करेंगे और स्वदेशी अपनाएंगे। और इसका अच्छा परिणाम दिखाई भी दिया। लगातार 3 साल तक हमारा चीन के साथ व्यापार घाटा घटता गया। जो 6,300 करोड़ 17-18 में था, 18-19 में घटकर 5,356 करोड़ हो गया। 2019-20 में 4,866 करोड़ हो गया। 2020-21 में घटकर 4,400 करोड़ हो गया। 6,300 करोड़ से 4,400, लगभग 2,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा कम हुआ चीन से। माने इंपोर्ट कम हुए थे, भारत में ही उत्पादन बढ़ने लगा। जो मैंने कई आइटम ऐसे गिनाए जिनका के रोजमर्रा जिंदगी से हमारा पाला पड़ता है, ऐसे कई आइटम जो है भारत में निर्मित होने लगे। पर पुनः एक बार गंभीर स्थिति बनी है। वर्ष 2021-22 में यह व्यापार घाटा बढ़कर 7,290 करोड़ का हो गया है, अमेरिकी डॉलर का हो गया है। और इस वर्ष के 2 माह में भी आयात तो बढ़ गए लगभग 13% से और निर्यात घट गए 31% से। ये केवल चीन के साथ बात है, पर बाकी देशों के साथ हमारा एक्सपोर्ट जो है, विशेष रूप से अमेरिका के साथ तेजी से बढ़ता जा रहा है। और आज हमारा अमेरिका जो है हमारे ट्रेडिंग एक्सपोर्ट के मामले में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है और वो पहले नंबर की स्थिति में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को हो रहा है। स्थिति बदल रही है धीरे धीरे। अब हाल ही के समय की यदि बात करें, लगभग पिछले 8 से 10 वर्ष के दौरान स्थितियां तेजी से बदली हैं। मैं केंद्र सरकार के कुछ निर्णयों की बात यहां करना चाहूंगा और यहां से आगे जब हम बढ़ेंगे तो आप थोड़ा अपने मन में विचार लाते जाइएगा कि इन डेवलपमेंट्स के साथ हमारी जिम्मेदारी क्या बढ़ सकती है, जो आखिरी के 15 मिनट में है। क्योंकि कुछ तो मैंने पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि हमारी किन क्षेत्रों में जिम्मेदारी है और किस प्रकार हम उसको आगे बढ़ें, उस पर कार्य करना शुरू करें। पर ये जो अब आगे मैं प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं, इन आइटम्स के ऊपर आप और सोचिएगा। तो उन 15 मिनट में यदि आपके मन में कोई विचार आए तो वो भी शेयर कीजिएगा, तो ये जो चीजें हमको करनी है वो समृद्ध हो जाएं और उनमें जुड़ पाएं चीजें। विशेष रूप से कोरोना काल के दौरान भारत सरकार ने 2 बड़े निर्णय लिए थे। एक तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन उपलब्ध कराया। उसमें गेहूं, चावल, दालें वगैरह, उस जगह के हिसाब से चावल साउथ में ज़्यादा चलते हैं, वहाँ चावल दिए, नॉर्थ में गेहूं चलता है या गेहूं दिया कहीं, वगैरह वगैरह कई आइटम दिए। और वो स्थिति अब बढ़ाते बढ़ाते वो अभी तक दिसंबर तक उसको एक्सटेंड किया हुआ है, वो दिसंबर तक चलेगी। अब यहाँ गौर कीजिएगा, उसी दौर में विकसित राष्ट्रों ने वहां के नागरिकों के खाते में 2,000 अमेरिकी डॉलर जमा किए। एक साथ पैसा कई लोगों के हाथ में आया। इन्फ्लेशन की रेट वहां बढ़ी, बहुत ज्यादा लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो निश्चित रूप से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मांग बढ़ी। चूंकि वो कैश था उनके हाथ में, वो जो चाहे वो चीज खरीदे। यहां की तरह का निर्णय नहीं था जिसकी कि आज पूरा विश्व तारीफ कर रहा है। और इसका मैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से क्या परिणाम आया वो भी बात करने का प्रयास करते हैं। वो इन्फ्लेशन वहां बढ़ा, 2,000 डॉलर गए, करीब करीब 9%, जो पिछले 40 से 50 वर्षों के दौरान सबसे हाई इन्फ्लेशन है।
जिसको कि आज भी वो देश, सभी विकसित देश, लगभग सारे विकसित देश जूझ रहे हैं इस समस्या से और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं लगातार ब्याज दर में वृद्धि करने के बावजूद। माने एक एस्टैब्लिश्ड जो कई थ्योरीज हैं वो भी वहां काम नहीं कर रही हैं इन्फ्लेशन को घटाने के मामले में। बहुत लागू कर रहे हैं पर कुछ नहीं हो पा रहा है। अब चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ा तो पब्लिक के हाथ में $2000 आए पर खरीद की शक्ति तो कम हुई उनकी। वो 9% यदि लागू करें तो $18 2000 में से कम कर दीजिए, इतना पैसा प्रत्येक नागरिक के खाते में कम पहुंचा इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के पास। इसके विपरीत भारत में क्या हुआ, कैश न देके अन्न पहुंचाया गया, अन्न के रूप पहुंचाने के रूप में सहायता की गई। इसका इन्फ्लेशन कॉस्ट, इन्फ्लेशन भारत में भी बढ़ा है, सारे देशों में बढ़ रहा है। तो आज की स्थिति में भारत अछूता नहीं रह सकता कि यहां इन्फ्लेशन ना बढ़े, पर उसकी बढ़ने की दर जो है वो बहुत कम है तुलनात्मक रूप से। हमें मॉनेटरी पॉलिसी में परमिशन दी गई है कि 4% इन्फ्लेशन रहना चाहिए, वो 2% आगे और 2% पीछे, माने 2 से 6% के बीच तक रहना चाहिए। इसके बाद नहीं तो आरबीआई पिक्चर में आता है और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत वेरियस मेजर्स शुरू करता है, उपाय करना शुरू करता है। उसमें ब्याज दर को बढ़ाने का काम भी है, जिसके तहत रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद कंट्रोल में आ गया है इन्फ्लेशन। होलसेल प्राइस इंडेक्स तो विशेष रूप से जो 15% था वो आज घट के 8% के आसपास आया है। और सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो पहले के जमाने में जब मनमोहन सिंह जी का राज था, आपको ध्यान हो 12-13% लगातार 2 साल तक चला था इन्फ्लेशन सीपीआई, वो आज बढ़ने के बावजूद 7% तक ही पहुंच पाया है। तो ये कॉस्ट जो है वो केंद्र सरकार ने बियर की। उस सामान की कीमत अन्यथा जो बाजार से माल खरीदते तो वो उनको महंगा मिलता, कम मिलता, पर केंद्र सरकार ने अन्न उपलब्ध कराया। इन्फ्लेशन यदि हुआ भी, अन्न महंगा भी हुआ, तो वो उसका कॉस्ट जो है वो केंद्र सरकार ने वहन किया, तो ज्यादा पहुंचा। ये चीज जब अब वैश्विक स्तर पर विकसित देशों को समझ में आई है तो भारत के इनके कारण निर्णयों की बहुत तारीफ की जा रही है कि आप ये चीज कैसे सोच पाए इतना गहराई से, कि इसका ये असर भी जनमानस नहीं, मतलब गरीब व्यक्तियों के हाथ में जो सहायता पहुंचा रहे हैं वो आपके वहां अधिक पहुंची और हमारे यहां कम पहुंची। इसी प्रकार का निर्णय उस समय पर समस्या बहुत अधिक हुई थी और छोटे छोटे उद्योग जो है उनको लिक्विडिटी की समस्या हो गई, तरलता की समस्या हो गई। उनके हाथ में पैसा नहीं बचा था कि व्यापार को कोरोना काल समाप्त होने के बाद व्यापार पुनः शुरू कर पाए। तब केंद्र सरकार ने गारंटी योजना लागू की, जिसके प्रथम दौर में 3 लाख करोड़ रुपए का सहयोग करने का निर्णय लिया। यह पूरा काम बैंकों के माध्यम से हुआ। बैंकों को कहा गया कि आप ऋण दीजिए लोगों को, उसकी गारंटी हमारी रहेगी, केंद्र सरकार की रहेगी। पहले दौर में 3 लाख करोड़ हुआ, फिर उसके बाद 1.5 लाख करोड़ और बढ़ाया गया विभिन्न सेक्टर्स के लिए। तो कुल मिला के 4.5 लाख करोड़ रुपए की राशि लिक्विडिटी सिस्टम में इस तरीके से डाली, बैंकिंग के माध्यम से, सीधे सीधे नहीं डाली। और अब वैश्विक स्तर के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये सोच हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, क्योंकि वो लगातार जो है एक ऐतिहासिक रूप से ट्रेडिशनल जो निर्णय थे वही लिए चले जा रहे थे, बुकिश स्टाइल निर्णय। पर हमारे यहां इनोवेशंस हो रहे थे, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। 4.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण, लगभग इतने अमाउंट के ऋण बैंकों ने बांटे उस समय, लिक्विडिटी सिस्टम में आई। और उसके जो विपरीत परिणाम अन्यथा होते, यदि सीधे सीधा कैश के माध्यम से हेल्प की गई होती या केंद्र सरकार के माध्यम से की गई होती, डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ाई गई होती, उसके जितने दुष्परिणाम आज वो भुगत रहे हैं वो हम भी भुगत रहे होते। पर उन सबसे बचाव हो गया। इन निर्णयों के चलते आज विकसित देशों में मुख्य रूप से जो 4 समस्याएं आ रही हैं, जिनको वो बिल्कुल हल नहीं कर पा रहे हैं, उनके हल निकालने के लिए भारत की ओर वो आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। और जो पूंजीवादी मॉडल उन्होंने अपनाया हुआ है, वो मॉडल ही अपने आप में स्टेक पे है कि वो आगे वो चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा।
समस्याएं मुख्य रूप से जैसे उनकी डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। इस तरह के जो समस्याएं हैं 4-5, आय की असमानता ये भी वहां बढ़ती जा रही है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अब वो भारत की ओर देख रहे हैं। तो इस दौर में अब सोचा जा रहा है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में एक नया मॉडल लाकर क्या उनकी मदद कर सकता है। अब ये मॉडल जो बनाने का प्रयास हो रहा है वो राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए साम्यवाद और पूंजीवाद के जो दो मॉडल चले अभी तक, और दोनों धराशायी, एक तो धराशायी हो चुका, साम्यवाद का मॉडल कोई फॉलो नहीं करता, साम्यवादी देश भी ये पूंजीवादी मॉडल को ही फॉलो कर रहे हैं, वही चूंकि स्टेक पे है। तो अब तीसरा मॉडल भारत की तरफ देखा जा रहा है कि आप कुछ इसमें कीजिए, एक नया मॉडल विकसित कीजिए जो पूरे विश्व को उबार सके इन समस्याओं से। और इस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है, और इस दृष्टि से भी सोचिएगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी अब होने वाली है। जब हम विश्व का नेतृत्व इस संदर्भ में करने जा रहे हैं तो नागरिक के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। कुछ पॉइंट मैंने निकाले हैं, अभी चर्चा करेंगे उस पर। अब इसके बाद हाल ही में एक और एरिया में खोल रहा हूं जिसमें हमारी जिम्मेदारी निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। अमेरिका में निवेश से संबंधित सलाह देती हुई एक बहुत बड़ी कंपनी है और प्रतिष्ठित कंपनी है, नामी ग्रामी कंपनी है, मॉर्गन स्टैनली, आपने नाम सुना हो शायद। उसने अभी एक 20-25 दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की है, रिसर्च पेपर जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि अगली 10 वर्ष का पीरियड, शताब्दी जो है, वो आर्थिक दृष्टि से वैश्विक स्तर पर भारत की होने वाली है। अब उसमें उन्होंने क्या कारण बताए हैं, मैं थोड़ा सा वो के सामने रखता हूं। उन्होंने भी देखिए, कोरोना काल, सबसे पहला पॉइंट जो है वो कोरोना काल के संदर्भ में लिया है। उनका कहना है कि कोरोना काल के दौरान जो पूरे विश्व में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हुआ, वो अंततः भारत के हित में काम करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम, यदि सिलिकॉन वैली में कोई कंपनी है, वो वहां के एम्प्लॉइज को, वहां की कंपनी के एम्प्लॉइज को यदि परमिट कर रही है कि आप अपने घर से बैठ के कार्य करिए, और सिलिकॉन वैली के लोग नॉर्मली जिस क्षेत्र में रहते हैं वो वहीं के आसपास का क्षेत्र है। अब कोई व्यक्ति चूंकि आईटी का काम है, वहां बैठ के करे या बंबई में बैठ के करे, बेंगलोर में करे या हैदराबाद में करे, पुणे में करे, दिल्ली में करे, चेन्नई में करे, उससे क्या फर्क पड़ना है। वर्क फ्रॉम होम है, आपको कंपनी के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। इस दृष्टियों से आईटी क्षेत्र की कंपनियों के दिमाग में यह बात बिल्कुल घर कर गई है कि ये काम हम भारत में आउटसोर्स करें, और करना कई कंपनियों में शुरू भी कर दिया है। इस दृष्टि से आउटसोर्सिंग का काम तेजी से भारत में बढ़ेगा, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का भी बोलना है, और रोजगार के नए अवसर में हैं वो भारत में निर्मित होंगे, आईटी क्षेत्र में इन पर्टिकुलर। अब इसका परिणाम क्या होगा, इन्होंने कई आंकड़े, दिलचस्प आंकड़े दिए हैं, और इनकी रिसर्च के ऊपर विश्वास किया जाता है, बहुत विश्वसनीय रिपोर्ट है ये। आज जो भारत में 35,000 अमेरिकी डॉलर की आय वाले 50 लाख परिवार हैं, माने अपर श्रेणी के लोग हैं। 35,000 डॉलर की आय जिन परिवार की है वो अपर श्रेणी में गिने जाते हैं, जिसको हम शाहूकार की श्रेणी कह सकते हैं। ऐसे 50 लाख हैं। अगले 10 वर्षों में ये संख्या बढ़कर 250 लाख हो जाने वाली है, 5 गुना बढ़ जाएगी। अब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रति व्यक्ति आय भारत में बढ़कर 2,278 यूएस डॉलर हो, जो अभी है वो 5,242 डॉलर हो जाएगी। चीन जो आज विश्व की मैन्युफैक्चरिंग हब है, विश्व के लिए फैक्ट्री है एक, और अमेरिका जो है वो कंजम्पशन हब है, सबसे ज्यादा उपयोग उत्पादों का अमेरिका में होता है, क्योंकि भौतिकवादी देश है।
भारत के लिए संभावना व्यक्त की गई है, न केवल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा बल्कि कंजम्पशन हब भी भारत ही होगा भविष्य का, क्योंकि यहां एवरेज जो औसत आयु है वो विश्व में सबसे कम है और उसकी संख्या बहुत अधिक है बाकी देशों की तुलना में। तो कंजम्पशन की तो अभी यहाँ कंजम्पशन स्टोरी की तो अभी यहाँ शुरुआत भर हुई है, ये स्टोरी बहुत आगे जाने वाली है, जिससे अमेरिका को भी पीछे छोड़कर भारत कंजम्पशन हब बनने वाला है। इसके तहत क्या होगा, भारत में जो वर्तमान में 900 वाट ऊर्जा का उपयोग हो रहा है वो बढ़कर 1450 वाट होने जा रहा है, और आपको आश्चर्य होगा अमेरिका में प्रतिदिन 9000 वाट है ऊर्जा का उपयोग, इतना ज़्यादा है, भारत में इतना कम है। और सबसे हर्ष का विषय ये है कि जो ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा वो 70% उत्पादन जो होगा वो क्लीन एनर्जी से बढ़ेगा। तो इसके साथ साथ हम पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और क्लीन एनर्जी डेवलप करने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, करोड़ों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसको इन्वेस्टमेंट को करने के लिए विदेश के कई कंपनियों ने सहमति प्रकट की है। ये उसी आधार पे इन्होंने रिपोर्ट बनाई है कि कुल मिला के कितना एफडीआई इस क्षेत्र में आने वाला है, उसका ध्यान रखते हुए ये आकलन किया है, और ये इतना बढ़ेगा तो भारत में इतना विदेशी निवेश आने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार जो अभी 3,50,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर है, ये बढ़कर 2031 तक 7.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, और पूंजी बाजार जो अभी 3.5 लाख करोड़ का है वो बढ़कर 10 लाख करोड़ का हो जाएगा। मतलब माइंड बोगलिंग, ऐसे ऐसे आंकड़े आए हैं कि इस इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को हम किस प्रकार संभालने जा रहे हैं। तो यहां हमारी क्या जिम्मेदारी होगी इस पर सोचिएगा। मतलब आखिरी के 15 मिनट में यहां भी निश्चित रूप से भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। जहां तक आर्थिक क्षेत्र का सवाल है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन चुके हैं। 2027 तक हम विश्व की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, और 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में आ जाएंगे। ये भी कई जो रिसर्च पेपर जारी हुए हैं वहां से आंकड़े लिए हैं मैंने, और ये काम G20 की देशों की लीडरशिप का रोल जो हमको मिला है, भारत को मिला है, इससे कार्य ये प्रारंभ हो चुका है। अब यहाँ मेरा एक अपना आकलन भी है, वो मैं जोड़ देता हूँ इसमें। इस रिपोर्ट का बोलना है कि अगला दशक जो है वो भारत का होने वाला है, पर यदि हम वैश्विक स्तर पर जिन अर्थव्यवस्थाओं में डेवलपमेंट का साइकिल चलना जहाँ शुरू हुआ है वो आगे आने वाले लगातार 70 से 80 वर्षों तक चलता है। यदि इस साइकिल में भारत की एंट्री हुई है तो ये काल 70 से 80 वर्ष तक चलेगा। तो केवल दशक ही नहीं बल्कि ये पूरी सदी ही भारत की रहने वाली है, होने वाली है। ये मेरा आकलन है, और इस संबंध में एक लेख भी मैंने लिखा है आंकड़ों को जज करते हुए। अब समय सीमा को देखते हुए हम सीधे ही हमारे सामान्य नागरिक के नाते क्या कर्तव्य हैं, जो मैंने 10-15 पॉइंट नोट किए हैं, पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ। फिर निश्चित रूप से इस एडिशन में आपका महत्वपूर्ण रोल मुझे आएगा, ऐसा पूरा उम्मीद है। सबसे पहले तो एक जमाना था जब कहा जाता है कि भारत में पैरेलल इकोनॉमी चलती थी, माने लगभग बहुत ही रॉ शब्दों में अगर बात करें तो 50% इकोनॉमी अर्थव्यवस्था हमारी 1 नंबर की हुआ करती थी, और बाकी 50% 2 नंबर की इकोनॉमी हम लोग बोलते थे, बहुत ही सामान्य शब्दों में पैरेलल इकोनॉमी जिसे कहा जाता था आर्थिक टर्म में। इस अर्थव्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाए, इस संदर्भ में हमारा रोल बहुत अधिक है। डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है हाल ही के समय में, और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में भी भारत एक तरह से वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की स्थिति में है। अभी हाल ही में वीज़ा और मास्टर कार्ड कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति से एक शिकायत की थी। ये वास्तविकता है कि भारत ने जो रुपे कार्ड
लागू किया है वो हमारे मार्केट शेयर को तेजी से खत्म करता जा रहा है। और इस पर आप कोशिश कीजिए अपने संबंधों का उपयोग करते हुए कि अन्य देश भारत के रुपए का उपयोग करना शुरू न करें, नहीं तो हमारा वीजा और मास्टर कार्ड की जो मोनोपोली है वो समाप्त हो जाएगी पूरे विश्व में। इसीलिए कहा कि भारत जो है ना डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में किस प्रकार वैश्विक स्तर पर लीडरशिप के रोल में एंट्री करता जा रहा है। रुपे कार्ड की स्वीकार्यता आज न केवल भारत में बल्कि हमारे न केवल पड़ोसी देशों में, कई दूर दराज के देशों में भी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और वो उसका उपयोग करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं तेजी से। तो वैश्विक स्तर पर हमारा जो डिजिटलाइजेशन वो कंपटीशन दे रहा है। इसके लिए हमारी भी मतलब जिम्मेदारी ये बढ़ती है कि हम भी फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में अपना योगदान दें। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं एज ट्रेडर, आप मेरे पास कुछ सामान खरीदने आए हैं, मैं ऑफर देता हूं आपको कि आप बिल के साथ लेंगे तो ये जो जीएसटी लगेगा व्हाटएवर 5%, 8%, 18% जिस भी कैटेगरी में आएगा, वो बिल लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा लगेगा, बिल नहीं लेंगे तो वो पैसा नहीं लगेगा। अब हम क्या इसमें नॉर्मली करते हैं, बगैर बिल के दे दो। पर इसका अर्थव्यवस्था के ऊपर कितना गंभीर परिणाम हो रहा है वो हम बिल्कुल सोच नहीं पा रहे हैं। भले हमारी जेब से थोड़ा पैसा ज्यादा जाएगा, वो जाने देना चाहिए, पर एट द एंड ऑफ द डे आप इसको इस तरीके से समझिए कि ऐसा कहा भी जाता है नॉर्मली कि यदि सब लोग देश में ईमानदारी से टैक्स पे करना शुरू करें तो टैक्स की दर है, विशेष रूप से इनकम टैक्स के संबंध में कहा जाता है, इनकम टैक्स की दर जो आज 30% है घट के शायद 10% से भी नीचे आ जाए, यदि सब लोग ईमानदारी से पैसा करें, जमा करें तो। ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्सेशन के मामले में भी जीएसटी यदि सब लोग पे करना शुरू करेंगे तो ये 18% की दर नहीं रहेगी, निश्चित रूप से घट जाएगी। चूंकि जो लोग अदा कर रहे हैं वो दबाव उन कुछ लोगों के ऊपर ही आ रहा है, कई लोग उस कर को अदा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए दबाव उनके ऊपर है। यदि सब लोग शुरू करना करेंगे तो सिंपल मैथ्स है, वो उतने लोगों के बीच में बटेगा, कलेक्शन तो जितना चाहिए उतना ही चाहिए। हालांकि आज की तारीख में बाय गॉड्स ग्रेस हमारे इंडियन गवर्नमेंट के कॉफर्स जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। जो ऋण की आवश्यकता 100 रुपए थी, 6 माह हो गए सितंबर में, बल्कि अक्टूबर का महीना भी अब तो शामिल हो गया, नवंबर के फिगर आने वाले हैं। 100 रुपए में से 50 रुपए तो लेना चाहिए था ना लोन, पूरे साल भर का 100 रुपए निर्धारित किया है, वो 50 रुपए भी न लेते हुए केवल 32.5 रुपए का ऋण लिया है। उस स्थिति में डेफिसिट फाइनेंसिंग जो हमारी है वो लगातार कंट्रोल में आती जा रही है तेजी से। ये देखिए पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमारे सामने ही दिख रहे हैं। जीएसटी का कलेक्शन 1,50,000 करोड़ रुपए प्रति माह पहुंच गया है, पीछे अब 8 महीने से लगातार 1,40,000 करोड़ के ऊपर है। तो यदि इस प्रकार का ही टेम्पो, डायरेक्ट टैक्सेशन में ग्रोथ 40% की उभर के आई है, तो ये यदि टैक्सेशन के आंकड़े लगातार बने रहेंगे तो निश्चित रूप से जो अर्थव्यवस्था से संबंधित पैरामीटर्स हैं वो बहुत तेजी से इंप्रूव होते चले जाएंगे और हमारे ऊपर टैक्स की दर है वो कम होती चली जाएगी। तो समांतर अर्थव्यवस्था को किस प्रकार समाप्त किया जाए इसके ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा है पॉइंट, हमको अपने आप में, आवाज आ रही है ना पीछे तक? नहीं कम तो खैर एक नियमों का पालन करने की संस्कृति भी हमको अपने आप में विकसित करनी होगी। अभी हमारा जो एटीट्यूड है ना वो चलता है वाला एटीट्यूड है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अकेले हम नियम का पालन नहीं करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बाकी लोग तो कर रहे हैं। एक मतलब छोटी सी कहानी मुझे ध्यान आ रही है कि एक राजा ने अपने नागरिकों को बोला कि ये छोटा सा तालाब है, इसको हमको दूध से भरना है और ये इस रात के दौरान ही करना है। तो सब लोग जो हैं उसमें नागरिक दूध डालें और सवेरे ये दूध से भरा मिलना चाहिए। सब ने करके सोचा बहुत बढ़िया, पर नागरिकों के मन में ये विचार आया सब लोग तो दूध डालेंगे ही,
मैं पानी का एक लोटा डालूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, सवेरे देखा तो पूरा तालाब पानी से भरा था। तो यदि ये भावना चलता है वाला एटीट्यूड हम सोचेंगे कि अकेले मेरे पालन ना करने से क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप अमेरिका या अन्य विकसित देशों में जाएं, वहां रात को 2 बजे भी क्रॉसिंग पे कोई गाड़ी अगर क्रॉस कर रहा है तो वो रेड अगर सिग्नल है तो वो रुकेगा। उसको मालूम है 2 बजे किसी भी एंगल से, ना सामने से आ रही है ना दाएं बाएं से, कहीं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, ना आने की कोई संभावना है, फिर भी रुकेगा वो। और इस नियम का पालन भारतीय भी करते हैं वहां जो भारतीय चले जाते हैं। केवल ग्वालियर की अपने भारत में आके हमारी पता नहीं क्यों स्थिति ऐसी हो जाती है कि चलता हुआ एटीट्यूड। तो ये भी बदलने की आवश्यकता है। कई बार व्यापार करने के लिए हम लोग जो है हुंडियों में पैसा लेते हैं, जो कि सिस्टम में कहीं काउंट नहीं होता। क्या उस प्रथा को बंद करके हम बैंकों से ऋण लेना प्रारंभ नहीं कर सकते? आज बैंकों की स्थिति इतनी अधिक अच्छी है जो कभी इतिहास में नहीं रही, उसमें विशेष रूप से पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। ये कई निर्णय केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से और दोनों ने मिलकर लिए। न केवल मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को पैरेलल चलाया, साथ साथ चलाया, बल्कि ऋणों के मामले में भी बैंकों को आश्वासन दिए, गारंटियां उपलब्ध कराई कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके ऊपर कोई गलत निर्णय के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा आभास अधिकारियों को दिया। उसके बाद आज स्थिति ये है कि जो ऋण की ग्रोथ है वो 16-17% के ऊपर आ गई है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट घट के 5% के अंदर आ गया है। नेट एनपीए 2% के अंदर आ गया है। ये ऑल टाइम लो लेवल्स हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आज भारतीय बैंकों का, विशेष रूप से पब्लिक सेक्टर बैंकों का मैं जिक्र करना चाहूंगा यहां, उनका बढ़ के अमेरिकन बैंकों की तुलना में भी अधिक हो गया है। 16.5% से ऊपर है। अमेरिकी बैंकों का 16% के आसपास है। तो बैंकें आज की तारीख में वाइब्रेंट हो गई हैं। भारतीय बैंकें बिल्कुल तैयार हैं और लोन देने की कैपेसिटी उनकी बहुत बढ़ चुकी है। हम यहां वहां से 2 नंबर का पैसा न लेते हुए, उसको बढ़ावा न देते हुए बैंकों से ही ऋण लें। आसानी से मिल रहा है और कम ब्याज दरों पर ही मिल रहा है। डिजिटाइजेशन को अपनाएं। मनी इन सर्कुलेशन का बढ़ाव जो है वो लगातार जो बढ़ रहा है, मुद्रा का प्रसार जिसको बोलते हैं, उसको कम करें, कोशिश करें कि किस प्रकार कम हो वो। यदि डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे हम चले जाएंगे तो मनी इन सर्कुलेशन ऑटोमेटिक कम होगा और इसका अच्छा प्रभाव आया है। मैं उसके संबंध में एक छोटा आंकड़ा आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। प्रिंटिंग नोट्स प्रिंट करते हैं ना, मनी इन सर्कुलेशन जितनी अधिक होगी इसकी कॉस्ट भी बहुत अधिक होगी। 15,000 से 25,000 करोड़ रुपए तक के बीच का राशि प्रति वर्ष हमारा इस मद पर खर्च होता है। बहुत बड़ी राशि है। नए नोट प्रिंट करते हैं हर साल। अधिक मुद्रा प्रसार से मुद्रास्फीति भी बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, कर की चोरी होती है कैश में ट्रांजैक्शन करने से। फॉर्मलाइज इकोनॉमी हो जाए तो कोई कम फर्क पड़ेगा। अब एक आंकड़ा मैं पहले आपको देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। इस दिवाली के दौरान आप देखिए डिजिटलाइजेशन का उपयोग गांवों में बैठा व्यक्ति भी करने लगा है। पान के दुकान में पहुंचा हुआ व्यक्ति भी आज मोबाइल से पेमेंट कर देता है। पेट्रोल भराते हैं, तुरंत हाथ किया तो उसको मैसेज आ जाता है पैसे जमा हो गए। इतना फास्ट काम हो रहा है डिजिटलाइजेशन से। मनी इन सर्कुलेशन में कैश क्यों रखें? भार है, चोरी हो जाए, गिर जाए, वो सब नुकसान अलग हो सकते हैं। तो इस दीपावली पर जो आंकड़ा अभी जारी हुआ है 3-4 दिन पहले ही, ऐसा देखा गया है कि दीपावली के दौरान मनी इन सर्कुलेशन देश में बढ़ जाता है। पिछले 2 साल का आंकड़ा बोलता है कि वर्ष 2020 में दीपावली के दौरान 43,800 करोड़ रुपए का मनी इन सर्कुलेशन बढ़ा था। 2021 में 44,000 करोड़ रुपए से बढ़ा था, पर 2022 में 7,600 रुपए कम हुआ है। बढ़ा तो नहीं, कम हो गया। तो ये अच्छी खबर है हमारे लिए।
जब बाकी लोग छोटे स्तर पर कर रहे हैं तो हम लोगों को भी इसमें हाथ बटाना चाहिए, करना चाहिए। और यूपीआई जो कि इन गतिविधियों का एक तरह से संचालन करता है, ऑर्गेनाइजेशन वो है एनपीसीआई है, यूपीआई के माध्यम से संचालन होता है। विभिन्न प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनको जोड़ते हुए 730 करोड़ ट्रांजैक्शन एक माह में हुए हैं अक्टूबर माह के दौरान। ये रीसेंट आंकड़ा है, ऑल टाइम हाई है। और 12 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन इन मतलब व्यवहारों के माध्यम से किए गए हैं कुल मिलाकर, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड हाई है। पूरे विश्व में भी इस तरह के आंकड़े नहीं उभर कर आ पा रहे हैं, विकसित देशों में भी इतना नहीं है जो कि भारत में होता हुआ दिख रहा है। अगला पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा, आपकी क्वेरी भाई साहब बाद में, मैंने रिप्लाई लिखे हैं। एक कई बार देखने में आता है जब चुनाव आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज विभिन्न प्रकार के मुफ्तखोरी के अनाउंसमेंट्स करते हैं, तो इससे निश्चित रूप से बचना चाहिए और हमको इसको किसी तरीके से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसका श्रीलंका और अन्य कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत विपरीत प्रभाव हुआ है और उनकी अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल तहस नहस हो गई है। श्रीलंका का एग्जाम्पल हमारे सामने है। वहां पर उन्होंने करों की दरों में, चुनाव हो रहे थे, घोषणा कर दी, करों की दरों में 50% का रिडक्शन कर दिया और वो परिणाम सब हमारे सामने है। आज किस स्थिति से श्रीलंका गुजर रहा है वो मालूम है, उसको बहुत ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। खाद्य पदार्थों का अपव्यय हमारे देश में बहुत हो रहा है, इस नुकसान को रोका जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों में विशेष रूप से सब्जियों और फलों के उत्पादन में 30 से 40% तक का अपव्यय है। इसको किस प्रकार रोकें, ये बहुत आवश्यक कार्य हमको करना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना है, शोषण नहीं करना है। ये हमारी संस्कृति में भी हमको समझाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। हम तो देवताओं की तरह नदी को देवता की तरह मानते हैं, पर्वतों को देवता मानते हैं, पूजा करते हैं उनकी, फिर उनका शोषण किस प्रकार, वनों का शोषण किस प्रकार कर सकते हैं, पर हो रहा है। इससे अपने आप को बचाना है। हमारे बच्चों को भारतीय संस्कार किस प्रकार से दें, कुटुंब प्रबोधन के मामले में हमको आगे बढ़ना होगा। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु स्वदेशी किस प्रकार अपनाएं, इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। इससे स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चीन को भी मात दी जा सकती है जो इतना हावी हो रहा है हमारे ऊपर। भारतीय संस्कार, इसकी बात की जानी चाहिए। महान भारतीय संस्कृति रही है, महान है और आगे भी रहेगी। मुझे लगता है यहाँ एकदम स्ट्राइक हो रहा है कि जैसे जर्मनी ने अपने नागरिकों में स्वभाषा का भाव जगाकर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल किया, शायद जर्मनी पहला देश हो सकता है जो भारतीय संस्कृति को पूरे तौर पर अपना ले। उसका कारण ये समझ में आता है कि वहां पर 6th स्टैंडर्ड तक संस्कृत का विषय अनिवार्य कर दिया गया है सभी स्कूलों में। तो ये एक देखिए, मतलब बाकी विश्व जो है वो भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं, पाश्चात्य पद्धतियों को ज्यादा अपना रहे हैं, भौतिकवादी हो रहे हैं। आज हमारे घरों में बच्चे 5-5 जोड़ी जूते रखते हैं, 20-20 जोड़ी कपड़े रखते हैं। इतनी क्या आवश्यकता है? हमारे संस्कार तो मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं बोलते हैं, नहीं समझाते हैं। प्रकृति का इसलिए कहा गया है कि शोषण मत कीजिए। सबके लिए ईश्वर ने जब मुंह बनाया है तो उसका भोजन भी बनाया है। कोई जीव जो है दूर दराज के इलाके में कहीं रहता है तो वहां भी भोजन पहुंचता है। इस तरह के पौराणिक कथाओं में कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो उसकी चिंता हमको करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि कल के लिए इतना ज्यादा जमा करने शुरू कर दें
कि हमारे पड़ोस में एक गरीब आदमी रह रहा है और उसकी हम सहायता न करते हुए पैसा जमा करते चले जा रहे हैं, जबकि उसको सख्त आवश्यकता है, उसकी सहायता की जानी चाहिए। तो ये भाव अपने आप में हम विकसित करना चाहिए, और ये हमारी संस्कृति के पैरेलल है चीज़ें, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये हमारे पूर्वज करते रहे हैं इस प्रकार। भारतीय नागरिक अपनी सोच में गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद कितने भी सस्ते हों, चाहे वो, मैं चीन के संदर्भ में ये बात विशेष रूप से बोल रहा हूं, वो खरीदने की लालच न करें। भारतीय उत्पाद यदि थोड़ा भी महंगा मिलता है तो हम उस तरफ चले जाएं। वैश्विक बाजारीकरण की मान्यताओं को बढ़ावा नहीं दें। जैसा मैंने अभी कहा कि पाश्चात्य जगत के नियमों का हम पता नहीं क्यों फॉलो करते जा रहे हैं। ब्रिटेन में एक बार मार्गरेट थैचर उस समय प्रधानमंत्री थी, तो एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, वहां पर लिव इन रिलेशनशिप का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो इसके आंकड़े इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में शामिल नहीं थे। जो रजिस्टर्ड मैरिजेस थी उसका लगभग 50% तक भाग का तलाक हो रहा था। तो मार्गरेट थैचर ब्रिटेन संसद में ये बोली है, ऑन रिकॉर्ड है, कि क्या हम शादी के संदर्भ में भारतीय परंपराओं को अपना सकते हैं, कि वहां तो तलाक होते ही नहीं है। वो कहते हैं आपस में, को बोले हमारा तो 7 जन्मांतरण का साथ है और हमारे यहाँ ये 50% तलाक हो रहे हैं। इसको किस प्रकार रोका जाए? क्या हम भारतीय संस्कृति को इस संबंध में अपना सकते हैं क्या? तो ये पाश्चात्य जगत में ये सोच चल रही है, और हम वैश्विक बाजारीकरण के दौर के कारण मतलब पाश्चात्य जगत की कई चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। कुल मिला के अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण होना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। और इसी संदर्भ में डीमोनेटाइजेशन भी जो किया गया था 1000 और 500 रुपये के नोट का, वो इसी संदर्भ में किया गया था। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी, पर अब लोगों को उसके जब फायदे आते दिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है। उस समय पाकिस्तान नेपाल के माध्यम से 2 नंबर के नोट छाप के भारत की अर्थव्यवस्था में चला रहा था, और यदि ये रोक न लगाई गई होती सही समय पर तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी तहस नहस हो जाती। करप्शन कम करना जरूरी था। आपको जानकर हर्ष होगा, ये 2016 में निर्णय लिया गया था। 2018 के आंकड़ों की जो रिपोर्ट जारी हुई है, रिश्वतखोरी सूचकांक, इसमें भारत की स्थिति मैं नोट नहीं कर पाया एक्चुअली, शायद 160 के आसपास से बढ़कर 80 के अंदर आ गई है। रिश्वतखोरी के सूचकांक ने भारत ने इतनी अच्छी लंबी छलांग लगाई है। तो कुल मिला के सिद्ध होता है कि सभी डायरेक्शन में, जहां तक आर्थिक दृष्टि का सवाल है, भारत में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और विश्व लीडर बनने की स्थिति की ओर बढ़ चुके हैं। एक ग्रोथ साइकिल में आ चुके हैं, एंट्री भारत ले चुका है। अब इसके बाद जो पॉइंट मैंने रखे हैं, हमारी जो अपनी जिम्मेदारियां जो बढ़ रही हैं, उसको किस प्रकार आगे बढ़ाएं, ये सब के ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। इतनी कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। क्वेश्चन आंसर सेशन प्रारंभ कर सकते हैं। पूरे समय बहुत अच्छी तरह से विषय रखा गया है, फिर भी एक 10 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं। अगर इस संदर्भ में आपको कोई शंका या सुझाव हो तो आप यहाँ आकर बोल सकते हैं, जिसकी जिज्ञासा का समाधान प्रहलाद जी सपनानी जी कर सकते हैं। एक समय अधिक हो चुका है, इसलिए इस चीज़ को बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकते, पर 10 मिनट हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जो कुछ पूछना चाहता है तो मंच पर आमंत्रित है। प्रश्न यहाँ से पूछना इसलिए आवश्यक है कि आपने क्या पूछा ये सबको मालूम होना चाहिए। जवाब तो माइक से मिलेगा, पर प्रश्न भी माइक से हो सके। आप आ रहे हैं, आइए।
मंचासीन अध्यक्ष सबका नमस्कार। और सभी मेरा प्रश्न ये है कि जो सरकार कर रही है बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा सा हमको दुख ये होता है कि जो शासकीय योजनाएं बनती हैं पर शासकीय विभाग से अधिकारियों से उसको इतना डिले कर देते हैं कि जो योजना का बजट 2 साल के लिए 2 करोड़ का था, पर डिले करते करते वही बजट 6 करोड़ में पहुंच जाता है। तो इसका जो हमारा नुकसान हम लोग जो पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, वो लोड हम लेते हैं। तो कम से कम योजना टाइम बाउंडेड होना चाहिए। दूसरी बात, मेरा एक प्रश्न है कि शासकीय कर्मचारियों को सरकार डीए सैलरी वगैरह इतनी बढ़ा चुकी है, पर ऑफिस का काम का ढर्रा वही है जो 2 फाइल भी नहीं निपटाते और घंटों चक्कर लगाते हैं। तो इस पे नकल कसी जाए कि उनको रिजल्ट ओरिएंटेशन टाइम का यूज़ किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए, अदरवाइज उनको दिए गए लाभ को बंद कर दिया जाए। ये मेरा विशेष अनुभव है। आपने बोला कि कोरोना टाइम में 18-19, 19-20 और 20-21 में हमारा अभी वक्तव्य में कहा गया कि 19-20 और 20-21 में हमारा चीन के साथ व्यापार थोड़ा कम हुआ, पर क्या इसमें इस बात का उल्लेख है कि उस दौरान कोरोना काल हुआ था, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी, क्लोजर में आई थी, और उसके बाद जो ट्रेड डेफिसिट हुआ है तो उसमें हमारा पुनः व्यापार बढ़ा है और उसमें चीन के साथ निर्भरता बढ़ी है। उस कारण एक बात, और पहले हमारे पास चीन से पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड माल आता था, अब हमारे पास ब्रोकन डाउन यूनिट्स आती है और यहाँ हम असेंबल करते हैं। तो हाँ, तो इसमें कहीं कुछ उसका आंकड़ा है क्या, उपलब्धता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी गाइडेंस सब लोगों को दिया। तो मेरा पॉइंट आपसे ये रहेगा कि आपने इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा डिटेल में बताया कि 2047 तक हमारी कंट्री की ग्रोथ क्या रहेगी, पर एक एफडीआई एक ऐसा टॉपिक था जो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उन्होंने क्यों इंटरेस्ट दिखाया, खासकर 2019 एंड 20 में अगर हम देखेंगे तो, कि अगर हम एफडीआई देखें तो $500 बिलियन और भी ज़्यादा हो गई थी। अगर हम बात करें यूक्रेन रशिया वॉर के बाद से तो ठीक है, वो लोग फिर से यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएस डॉलर हमारा फिर से स्ट्रांग हो रहा है। पर अगर लोगों को आप बताएंगे कि कैसे एफडीआई बढ़ी हैं हमारी और क्यों बढ़ी हैं, तो शायद लोगों को और अच्छा प्राउड फील होगा कि हमारी जो ग्रोथ है और हमारी जो गवर्नमेंट जो बिल्कुल स्टेबल है, उसके कारण बाहर के लोग क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर। थैंक यू सो मच सर। आपके द्वारा यह बताया गया कि कुछ ऐसा डेटा आपने कलेक्शन किया है कि रिश्वतखोरी में कमी आई है। जहाँ तक कि जीएसटी कलेक्शन की बात है, जीएसटी कलेक्शन जो हो रहा है निश्चित रूप से बढ़ रहा है, लेकिन मेरा अपना एक अनुभव है जो मैंने डाटा कलेक्शन किया है, इस कलेक्शन में से 45% अमाउंट वो है जो पेनल्टीज़ के रूप में लिया जा रहा है, और पेनल्टीज़ इतनी हाई हैं कि आदमी को देनी ही पड़ती है। और चूंकि गलत काम करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, तो पेनल्टी भी देते हैं, पेनल्टी लगनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है जो मैं बहुत समय से करता हूँ, व्यक्त करता हूँ, और कई बार मैंने भी लिखा भी है, क्योंकि हमारे सांसद महोदय आज हमारे पास हैं तो पार्लियामेंट में ये सवाल उठा सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा भारत का संविधान लागू हुआ, उसमें कई संशोधन कर दिए गए, लेकिन अंग्रेजों के लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई इंडियन पीनल कोड में धारा 176 और 178 का संशोधन नहीं किया गया। धारा 176 और 178 वह धारा है जो शासकीय अधिकारियों को और कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करती है कि अपनी ड्यूटी के दौरान अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो वह कार्य अपराध नहीं होगा। यदि धारा 176 और 178 हटा दी जाए तो अधिकारी भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना एक व्यक्ति टैक्स की चोरी करता है। जितनी सजा टैक्स चोरी करने वाले को मिलेगी उतनी ही सजा उस अधिकारी को मिलेगी, क्योंकि उस अधिकारी के संरक्षण में वह कार्य हुआ है।
तो अबेटमेंट सेक्शन 34 के तहत वह अधिकारी में उतना दायित्वहीन होगा उस सजा के लिए। तो मेरा तो सांसद महोदय भी हैं, मैं तो कहूंगा कि आईपीसी की अंग्रेजों की बनाई गई इस धारा में संशोधन किया जाना आज की आवश्यकता है और इस बात पे ध्यान दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। मेरा इतना ही निवेदन है कि चाहे हम छोटी से छोटी चीज़ खरीदें किसी भी दुकानदार से कहीं से भी लें तो हमें उसका ऑथेंटिक कैश में वो मिलना चाहिए। उसे जीएसटी में तो वृद्धि होगी, टैक्स चोरी नहीं होगी और हमें भी लगेगा कि हमने सही पेमेंट किया। जो मैं खरीद रहा हूँ उतना भी दूसरा भी खरीदेगा। आज ये हो रहा है कि मैंने खरीदा लगेगा, मैंने महंगा खरीदा उसने सस्ता खरीदा। इस रिसिप्ट भी देता है तो कच्चे इस पे देता है। तो ये ऑफिस गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर करना चाहिए। कैश मेमो नहीं देता है तो ये ऑफेंस है। तो कैश मेमो देना कंपलसरी करना चाहिए। ग्राहक की मजबूरी ये है कि हमें चीज़ उसी से खरीदना है, वो अच्छी दे रहा है लेकिन नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा कैश मेमो, कोई बात नहीं, हमारी ये मजबूरी है। हम उसे कंपलसरी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कर सकती है, उसका सजेशन। सबसे पहला कहा गया है कि शासकीय योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन और सरकारी कर्मचारियों का परफॉर्मेंस लगभग मिलते जुलते इशू हैं, भाई साहब ने उठाए थे। अभी रेलवे डिपार्टमेंट ने पिछले लगभग 3 माह, मुझे सही ध्यान आ रहा है तो शायद 3 माह के दौरान का आंकड़ा दिया था, हर अल्टरनेट डे पे करीब करीब 3 लोगों को टर्मिनेट किया है। ये बिल्कुल रीसेंट आंकड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस जो है उस लेवल का नहीं था। तो इस क्षेत्र में भी सरकार की ओर से ध्यान देना शुरू कर दिया गया है। ये रेलवे ने तो केवल आंकड़े जारी किए हैं इसलिए हमारी नजर में आए, बाकी अन्य विभागों में भी अमूमन यही स्थिति है। जहां बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रहा है वहां समय से पूर्व सेवानिवृत्ति दी जा रही है। ऐसी स्कीम बहुत सारी लॉन्च की गई हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम हर 10-15 साल में लाई जाती है। वो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही लाए जाते हैं सब चीजें। हाँ भाई साहब आप कुछ नहीं, ये सब माइक्रो लेवल पे मत आइए, अपन थोड़ा मैक्रो लेवल पे बने रहें। ऐसे एक एक व्यक्ति की चर्चा नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये है कि हमारा क्या है कि मीडिया में भी जो कई बार बातें आती हैं, एक थोड़े से एग्जांपल के तौर पे बोलना चाहता हूँ। अपने को आलू यदि 60 रुपए में चाहिए तो एनडीटीवी खोल लीजिए, और आलू 20 रुपए में चाहिए तो जी टीवी खोल लीजिए। इंडिया मतलब वो कौन सा चैनल है अपना, इंडिया टीवी, उसको खोल लीजिए तो 20 रुपए में आलू मिलने लगेगा, वहां 60 रुपए में मिलता है। तो ये भी तो है ना, पब्लिक डोमेन में डेमोक्रेसी है, कौन हावी है वो सब हमको मालूम है। आपके सरकार के अच्छे कामों को क्या सारे सही तौर पर सही परिप्रेक्ष्य में जनता के सामने लाया जा रहा है क्या? आज भी एक विशेष थ्योरी को फॉलो करने वाले लोग ज्यादा हैं जहां तक इस डोमेन की बात की जा रही है। तो नहीं आ पाते हैं, कई बार अच्छी चीजें बहुत होती हैं। रेलवे का भी आंकड़ा बहुत लोगों को पढ़ने में आया होगा, आई डाउट
कहीं मुझे देखने में मिला एक जगह तो मैंने शेयर किया, पर वो नहीं पहुंच पाती हैं। अच्छी चीजें बहुत हो रही हैं ऐसी, सरकार का ध्यान है, चाहे वो राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकारें हों, पर चूंकि बहुत बड़ा देश है उसको परिणाम आने में समय लगेगा। परचुरे जी ने चाइना से इंपोर्ट्स करने की बात जो की है, इसमें इस चीज का आकलन किया गया है। अभी वर्तमान में जो 2021-22 में बढ़ा है वो विशेष रूप से चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना काल के बाद, उबरने के बाद तेजी से आगे बढ़ी और वैश्विक स्तर पर अकेली ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका जो टर्न अराउंड है वी शेप में हुआ है, वी शेप रिकवरी हुई है, माने जिस तेजी से गिरी थी उसी तेजी से बढ़ गई, इसको वी रिकवरी बोलते हैं। तो उसके कारण हमको आवश्यकताएं पड़ी रॉ मटेरियल की भी, जैसा आपने कहा इसमें रॉ मटेरियल भी शामिल है। पर्टिकुलरली फार्मा इंडस्ट्री में जो हमको कच्चा माल लगता है वो लगभग 100% ही चाइना से आयात होता है, लगभग 100%। हालांकि इसमें भी कुछ फैक्ट्री चेन्नई में खुल गई हैं, उनका प्रोडक्शन चालू हो गया है, पर इसको उस स्तर पर आने में अभी समय लगेगा, तो इस चीज का ध्यान रखा गया है इन आंकड़ों में। एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स, भारत ने जब से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लागू की है, पीएलआई जिसको बोलते हैं, विशेष रूप से इस स्कीम को लॉन्च करने के बाद, लागू करने के बाद एफडीआई का फ्लो भारत में बहुत बड़ा है। फार्मा सेक्टर में आज वैश्विक स्तर पर भारत लीडरशिप के रोल प्ले कर रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लीडरशिप के रोल में है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लीडरशिप के रोल में है। तो इस तरह से जो एफडीआई है केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही नहीं आ रहा है, बल्कि सर्विसेज सेक्टर और एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी आ रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में एफडीआई आने का परिणाम ही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आज की तारीख से एक्सपोर्ट जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीछे 6 महीने के दौरान लगभग 150% की ग्रोथ हुई है, जो कि 1, 2, 3 साल, 4 साल पहले तक एग्रीकल्चर सेक्टर से इतना बड़ा एक्सपोर्ट सोचा भी नहीं जा सकता था। मतलब हम अपनी पूर्ति कर लें उसी से ही जूझते हुए नजर आते थे। और कई क्षेत्र ऐसे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म हो रहा है, बहुत एफडीआई आ रहा है और जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है इन्हीं कारणों के चलते। और रिश्वतखोरी सूचकांक की बात जो भाई साहब ने निकाली है, वो वैसे तो वैश्विक संस्थान जो है ना वो काफी भारत के प्रति बायस्ड रहते हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं वो कोई भारत के हित की नहीं रहती हैं, भारत के बारे में अच्छी बात बहुत कम बोली जाती है। और ये रिपोर्ट भी वैश्विक संस्थानों ने ही निकाली है, तो हमको उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। मतलब ये हमारी अपनी रिपोर्ट नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ था, एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में गरीबी की दर जो है वो बहुत बढ़ गई है, भुखमरी जो है बहुत तेजी से फैली है। और इस श्रेणी में पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ऐसे देश, बांग्लादेश, जिनको के हम अन्न एक्सपोर्ट करते हैं, उनको हमारी श्रेणी से ऊपर रखा गया था। तो ऐसी तो रिपोर्ट्स जारी होती हैं, तो ये भी उन्हीं की है, अपन विश्वास कर सकते हैं। जी जी ठीक है। अगला प्रश्न था कैश मेमो में जरूरी हो जाना चाहिए। कैश मेमो तो जरूरी है नियम के अनुसार, पर ये रास्ते तो हमने निकाले हुए हैं ना। हम जागरूक नागरिक होने के नाते यदि हम कंपेल करेंगे दुकानदार को कि हमको पक्का कैश मेमो ही चाहिए, तो वो कच्चा कैश मेमो नहीं देगा। हम ही कहते हैं कि वो ऑप्शन पूछता है कि भाई साहब
कौन सा काटूं, आपको 18% एक्स्ट्रा लगेगा, तो बोले हमें क्या करना कैश मेमो लेके, आप तो बगैर उसके दे दीजिए। तो यहाँ ही हमको जागने की जरूरत है। ये एक्चुअली नियम तो अपनी जगह पर है, फॉलो तो हमको नागरिक होने के नाते हमको कराना है उसको। भाई साहब, आपके जो प्रश्न थे 1-2 मिनट में मैं उनका आपने एक तो पूछा था कि इतनी जल्दी कैसे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। भाई साहब ने कुछ प्रश्न मेरे को भेजे थे, तो उनका जवाब दीजिएगा। तो वो डिजिटलाइजेशन से संबंधित थे। उसमें इनका एक प्रश्न था कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के ऊपर कैसे ट्रांजैक्शन संभव हो जाता है। तो वो ये एक्चुअली सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। उसमें ट्रांजैक्शन जाता है सैटेलाइट में, वहाँ से निकल के सीधा दूसरे के सर्वर में एंट्री कर लेता है। तो वहाँ खड़े खड़े ही हमको दिख जाता है कि पेट्रोल का जो मैंने पैसा अदा किया उसके खाते में आ गया, वो हमको छोड़ देता है, बोले हाँ भाई साहब आ गया, निकल गया। तो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम के कारण, और सैटेलाइट सिस्टम में भी भारत की पूरे विश्व में लीडरशिप रोल है। सबसे अधिक सैटेलाइट अब तो मतलब इसमें भी एक तरह से भारत एक्सपोर्ट करने लगा है, इस सेंस में कि दूसरे देशों के बिहाफ पे सैटेलाइट हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं उनके सिस्टम में। ये कमर्शियल बेसिस पे होने लगा है। बीच में 108 या कुछ 108 थे शायद, 108 सैटेलाइट एक साथ हमने ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किए हैं। और इसमें चार्ज का जहां तक सवाल है, कंज्यूमर को कोई चार्ज अदा नहीं करना पड़ता है इस सिस्टम में। जिसका कार्ड, जिसके यहाँ कार्ड स्वाइप करते हैं, उस ट्रेडर को अदा करना पड़ता है। तो कंज्यूमर को चिंता नहीं करनी चाहिए। ट्रांजैक्शन संबंधी कोई सीमा नहीं है इसमें। हाँ, कुछ जो नए नए चैनल्स चालू हुए हैं उन्होंने अमाउंट की सीमा जरूर लगा रखी है कि आप दिन भर में केवल 500 रुपये ही ट्रांसफर कर पाएंगे। वो इसलिए भी है कि चूंकि कुछ गरीब लोग भी उस पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि यदि फ्रॉड हो तो उनका इतना बड़ा अमाउंट न चला जाए। उस दृष्टि से ये सीमाएं निर्धारित की गई है। निश्चित रूप से कर की चोरी इससे रुकती है और अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण भी होता है। ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। और अमेरिका में वीज़ा और मास्टर कार्ड का मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया है कि रुपए किस प्रकार उनको इफेक्ट कर रहा है। आपने ये पूछा है तो वो तो बिल्कुल मैंने पूरे विश्व में रुपए ने तहलका मचाया हुआ है। एक मैं और पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी कहा गया कि कैश मेमो जरूरी है, अगर कैश मेमो हम नहीं लेते हैं और हम उसको अगर डिजिटाइज पेमेंट कर दे तो वो क्या कहीं उसके बैंकिंग नेटवर्क में आ रहा है क्या, उसका टोटल इनकम जनरेशन आ रहा है, तो वो उसको टैक्सेबल हो जाएगा अगर हम कैश मेमो ना ले तो भी आ रहा है। उसके ऊपर जीएसटी वगैरह भी कैलकुलेट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जिस विषय के बारे में हमने सोचा था कि आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, सुनेंगे, आप सबने उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुना और केवल सुना नहीं, उसमें रुचि प्राप्त की। और मुझे विश्वास है कि जिस उद्देश्य से हमने आज का विषय रखा है, आप व्यक्तिगत तौर से अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे और इस भारतीय व्यवस्था में जो सामान्य व्यक्ति का कर्तव्य और योगदान है उसकी तरफ आप विचार करेंगे। बस एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आज जितनी उपस्थिति है तो हम आगे जाकर जांबुवंत की भूमिका निभाएं और लोगों को भी इस दृष्टि से जागरूक करें कि हमें क्या करना है। लोगों की शक्ति को और लोगों की बुद्धि को इस तरह से डालें और हमारे जितने भी संबंधी है, परिवार के लोग हैं, उनको इस दृष्टि से मार्गदर्शन करें। तो आज का हमारा अभियान और हमारी जो सोच है वो काफ़ी सफल होगी। प्रहलाद जी सबनानी जी को मैंने केवल परिचय में सुना था, पर आज वास्तव में उनके अध्ययन के बाद ऐसा लगा कि आज का विषय मतलब जितना आवश्यक था उतना तो उन्होंने लिया ही, पर और भी अधिक इस पर हम कुछ सुन सकते हैं और अन्य विषयों पर। बड़ा अच्छा लगा। मैं उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हमें अगर इस प्रकार मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़े तो वो जरूर हमारा मार्गदर्शन इस दृष्टि से करेंगे। अब कार्यक्रम हम अंतिम छोर की ओर बढ़ रहे हैं। मैं माननीय राजेंद्र जी बांदिल से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें।
सम्माननीय श्री प्रहलाद जी सबनानी, ग्वालियर सांसद श्री विवेक जी सेजवलकर, उपस्थित सभी चिट्टे छात्र मित्र मंडल के सदस्यगण, अध्यक्ष के नाते बोलने आने पर ये ध्यान में आ जाता है कि कार्यक्रम घोषणा करनी है, समाप्ति की ओर है। और वस्तुतः आज जितनी तन्मयता के साथ आप सबने विषय को सुना है, और न केवल सुना बल्कि जो जिज्ञासाएं प्रकट की, उससे कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होती है। सबनानी जी बहुत गहन अध्येता हैं। पिछले 2-2.5 वर्ष से उनसे सतत संपर्क है, अनेक विषयों पर बातचीत होती रहती है, और उन्होंने केवल लेख के लिए लेख नहीं, शोध करके लेख लिखने की उनकी आदत है। और पिछले इन 2 वर्ष में 300 से अधिक संख्या हो गई होगी उनके लेखों की। वे और अध्ययन करना चाहते हैं और आगे कुछ हम उनकी नई पुस्तकें पढ़ने के लिए प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। विषय निश्चित तौर पर मेरे लिए भी एक कौतूहल ही था कि ये विषय और छात्र मित्र मंडल जो चिट्टे जी के नाम से हमने बनाया है उसमें रखा है, क्योंकि चिट्टे जी और अर्थ परस्पर विरोधी 2 ध्रुव, और जैसा हम सब चिट्टे जी को जानते हैं, उस लिहाज से मेरे को लग रहा था कि कहीं ये विषय बहुत भारी ना पड़ जाए। लेकिन जितने अच्छे अध्येता हैं उतनी कुशल वक्ता भी हैं, और इसलिए विषय को बहुत सरल तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया, उदाहरण सहित प्रस्तुत किया, और आंकड़े भी कोई बोझ नहीं बनने दिए बल्कि हमें समझने में मददगार बने, इस प्रकार से प्रस्तुत किया। निश्चित तौर पर वे हम सबके धन्यवाद के पात्र हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उनका। यूँ तो स्मरण चिट्टे जी का जब आता है तो ये बात और अच्छी लगती है जो उनके गुणों से मेल खाती हुई है। एक बार उनके घर सहज जाना हुआ और उन्होंने बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की एक समस्या सामने रख करके 2-4 प्रश्न पूछ लिए। क्योंकि वाणिज्य का विद्यार्थी था इसलिए बहुत सरलता से उनके उत्तर दे सका। लेकिन ये कौतूहल तो बनी गया कि ये चिट्टे जी और अकाउंटेंसी और उसके प्रश्न, ये बात नहीं समझ में आई। लेकिन संभवतः उनका ये स्वभाव था कि किसी भी विषय को वो जानने की इच्छा रखते थे और आवश्यकता होने पर उस विषय को संबंधित लोगों से जान ही लेते थे। और यह पूछने का भी कारण ये था कि किसी एक मेरे ही मित्र को, उन्हें अकाउंटेंसी कुछ समझानी थी, उसकी आवश्यकता थी, उसको समझनी थी, और इसलिए उन्होंने पढ़ी और पढ़ करके उसको ठीक प्रकार से समझकर उसको पढ़ाई। वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। हमें से अधिकांश लोगों को मालूम है कि वे भाषा के अध्ययन में बहुत रुचि लेते थे और इसलिए बड़े
ऐसे अवसर, चुनौतीपूर्ण अवसर जब सामने आए तो वो पीछे नहीं हटे। पूर्वांचल में जाकर उन्होंने वहाँ की जनजातीय बोलियों के लिए लिपि बनाने का काम किया। तो हम एक ऐसे व्यक्तित्व को स्मरण करने बैठे थे कि जो सब कुछ सीखने और सब कुछ जानने की इच्छा रखता था, और उस संदर्भ में देखें तो हम सब ने आज उसी प्रकार का व्यवहार करके निश्चित तौर पर यह सिद्ध किया है कि हम उनके अनुसरण में आगे बढ़ रहे हैं। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद, आभार। धन्यवाद राजन जी। ये बात बिल्कुल सही है कि चिकटे जी और अर्थ ये परस्पर विरोधी थे, पर वो उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए। एक बार जुलाई में 2 धोती और 2 कुर्ते सिलने के बाद दोबारा दूसरी जुलाई तक वो कपड़ा नहीं खरीदते थे। अपने जीवन के बारे में वास्तव में राजन जी बोल रहे, वैसा चिकटे जी और अर्थ इसका कोई संबंध नहीं था, पर चिकटे जी और राष्ट्रीयता, चिकटे जी और मानवता, चिकटे जी और चरित्र निर्माण, इस संबंधों को ध्यान में रखते हुए उनकी स्मृति में आज का कार्यक्रम आयोजित किया था। और यही हमारी दृष्टि थी कि हम लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारी भूमिका की दृष्टि से जागरूक करें और एक दीप दूसरा जलाए, इस दृष्टि से आप और भी लोगों को उसके लिए प्रयासरत करें। यह हमारा आज का उद्देश्य था और वो काफ़ी हद में पूर्ण होता जा रहा है, ऐसे मैं मानता हूँ। आप सबको धन्यवाद। अब आभार प्रदर्शन के लिए मैं श्री नरेंद्र कुंटे जी को आमंत्रित करता हूँ। माननीय विवेक जी क्या और राजेंद्र जी क्या, सदनीश जी क्या और आप सब लोग क्या हम सभी लोग एक परिवार के और एक स्थान पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो महज एक औपचारिकता ही यहाँ पर मुझे लगती है। ये जहाँ पर यानी कि मध्य भारत शिक्षा समिति के राजेंद्र जी बैठे हुए हैं, पूर्व में हमारे इस चिकटे छात्र मित्र मंडल के आप माननीय सदस्य, और ऐसे ही विवेक जी हमारे चिकटे छात्र मित्र मंडल के माननीय अध्यक्ष हैं, और हम सब लोग उसके मैं उनको हृदय से इन दोनों को, और सब्दानी जी जिनके लिए वसंता जी ने भी उनका आभार प्रदर्शन किया, राजेंद्र जी ने भी उनके बारे में बताई। वास्तव में उन्होंने जो बात बताई कि हमारा देश सोने की चिड़िया वो था ईस्वी सन के 1500 वर्ष पूर्व, और 1500 ईस्वी के पश्चात के जो 1500 वर्ष होते होते वो सोने की चिड़िया बिल्कुल ही यानी मिट्टी की चिड़िया हो गया। और उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में कैसे हमारा देश फिर से समृद्ध होने जा रहा है, कि भारत एक कंजम्पशन हब बनेगा और विदेशी निवेश हमारे यहाँ पर आने वाला है। तो ऐसा जो भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है एक आर्थिक दृष्टि से, ऐसा जो अगला दशक आने वाला है, ऐसा जो उन्होंने विश्वास हमको दिलाया अपने ज्ञान से, अपने स्वयं के अध्ययन से, अध्ययता है ही वो, उससे निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। चिकटे छात्र मित्र मंडल का भी एक उद्देश्य ही है कि ऐसे सज्जन शक्ति को, आप जैसे जो सब लोग बैठे हुए हैं, इन सब लोगों को एकत्रित करके और उनको लोक जागृति उनको करवाना, यही एक देशभक्ति का कार्य होगा। हम स्वयं यदि आज सेना के रूप में सीमाओं पर नहीं जा सकते, लेकिन हम देश में ऐसे बहुत सारे काम यहाँ पर रहते हुए काम हम कर सकते हैं। यही आज का पूरा इसका संदेश है। आने वाले समय में आप सब लोगों का भी पुनः हम लोगों को इसी तरह से सानिध्य मिलता रहेगा, और हम किसी एक प्रकल्प को लेकर आने वाले समय में, जैसा हमने सोचा हुआ है कि एक प्रकल्प चिकटे छात्र मंडल के माध्यम से हम शुरू करेंगे, और उसमें आप सब लोगों का भी योगदान रहेगा। आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय हाँ, आज वास्तव में औपचारिक रूप से यदि हमको किसी का धन्यवाद ज्ञापित करना है, तो ये जो हमको सभागार
प्राप्त करवा के दिया है मध्य भारत शिक्षा समिति ने, और उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक सूचना है कि तराणेकर जी के संस्मरण एकत्रित करके उनको एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित होना है। तो जिन महानुभावों को तराणेकर जी के संबंधित जिनका संपर्क आया होगा और यदि उनके पास में कोई एक विशेष अनुभूति संस्मरण होगा तो या कोई उनके साथ का कोई चित्र होगा तो पत्र या चित्र के माध्यम से वो यदि माननीय राजेंद्र जी बांदिल या फिर नरेश त्यागी जी को दे सकते हैं तो शीघ्र उसको देना चाहिए, तो जिससे कि वो एक प्रकाशित हो सके, पूरा पुस्तिका प्रकाशित हो सके। मैं मेघदूत परचुरे जो हमको समय समय पर उपलब्ध रहते हैं और आज इस कार्यक्रम को भी पुणे, मुंबई, हैदराबाद जैसे अनेकों स्थानों पर बहुत सारे श्रोता वर्ग जुड़े हुए देख रहे हैं, तो मेघदूत परचुरे जी के माध्यम से और हमारे वाकड़ी जी भी है, वाकड़ी जी के माध्यम से यह सब काम अत्यंत सहजता से संपन्न हो रहा है। हम उन दोनों को भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। यह कार्यक्रम YouTube पर भी उपलब्ध हो सकता है, आप उसे दोबारा भी सुन सकते हैं। आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद।